मेरा नाम राय सिंह चौहान है। मैं भारतीय योग संस्थान का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ। भारतीय योग संस्थान योग का निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण दे रहा है। भारतवर्ष में इसके 3200 केंद्र हैं। 21 और हाई ब्लड प्रेशर, इसका हार्ट प्रॉब्लम जिसको है, श्वास ज्यादा फूलती है जिसको, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। आज हम स्वस्थ लोगों को करा रहे हैं। बीमारों को करने की टेक्निक अलग होती है, वो अलग से कराया जाता है। तो स्वस्थ लोगों को करना है। तो आप में है कोई ऐसा जिसको ये बीमारियां हैं जो मैंने गिनाई है? हाँ, क्या है? देखिए, आप मेरे से कंसल्ट कर लेंगे बाद में आके, तब करना है कि नहीं करना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? या क्या सावधानी रखनी है वो बताऊंगा। तो अभी आप जाएंगे सभी 2 गिलास। हाँ जी, पानी तैयार है अर्जुन सिंह जी? रुके अभी? ठीक है, ठीक है। तो 5 आसन जो आपको जो करने हैं वो नंबर वाइज भी देख लीजिए, सीरियल से इसी से करने हैं, क्योंकि पहले ऊपर वाला खोल गएगा, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरा वाला, 5 वाल खुलने के ये 5 आसन है। पहले वाला आसन है ताड़ासन। इसमें एडी, पहले हाथ ये रहते हैं, उठते हैं, हाथ भी ऊपर खींचते हैं, एडी के बल पंजे पे खड़े हो जाते हैं, और फिर झटके से एडी नीचे पटकनी है ताकि वो झटका जो लगता है उससे ऊपर वाला वाल खुलता है और पानी नीचे जाता है। आपके आमाशय में, पेट में पानी पहुंच जाता है। फिर उसके बाद आप पेट से नीचे छोटी आंत में पहुंचाना है। तो ये क्रिया करनी, देखिए, एक बार दाएं, एक बार बाएं। ये आमाशय का वाल खुलेगा इससे। तो ये 5 बार करनी है आपको। इसमें ध्यान देना है, आगे नहीं झुकना है, बगल से। एक साइड की कॉलन पे दबाव आएगा, दूसरी पे खिंचाव आएगा, फिर दूसरे साइड में आते हैं, एक में दबाव, दूसरे में खिंचाव। तो वो तभी आएगा जब आप बगल से झुकेंगे। आगे झुक जाएंगे तो नहीं होगा। तीसरा, ये आमाशय के बाद छोटी आंत के उसको खोलेगा। ये देखिए, इसमें जो ध्यान देना है, हम लोग घुटने से ऐसे मुड़ जाते हैं और कमर पर प्रभाव नहीं आता है। प्रभाव हमें कमर पे लाना है, बाल को खोलना है। तो इसलिए पैर सीधे रहेंगे, पैर से नहीं मुड़ना, कमर से मुड़ना है, केवल कमर से। ऐसे नहीं कि कमर तो वहीं की वहीं है, ऐसे पैर से आप मुड़ जाते हैं, वो नहीं करना है। ये करना है, कमर प्रभावित होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आसन आता है त्रियक भुजंगासन। ये छोटी आंत वाले वाल को खोलेगा। इसमें जैसे सूर्य नमस्कार में पोज बनता है वो आपको बनाना है। भुजंगासन, इसको त्रियक भुजंगासन कहते हैं। भाई आप अपनी ये ऊपर लेके जाइए स्टेज पे। 1 मिनट राजकुमार जी। और बाईं तरफ मुड़े तो दाएं पैर की एड़ी को देखना है, इस तरह करके पीछे की तरफ देखना है। उससे ये छोटी आंत वाला वाल जो है ये खुलेगा। जब ये आपका खुल जाता है तो उसके बाद आपको उदर आकर्षण आसन करना है, 5वां। ये बड़ी आंत के वाल को खोलेगा। इसमें देखिए, पहले खड़े हो गए, दोनों घुटनों में 1.5 फुट का अंतर। फिर जब घुटना नीचे टिका है, दूसरे पैर के पंजे के पास में टिकाना है, ज्यादा आगे नहीं निकले, उसके पास में। और जो खड़ा घुटना है उसका दबाव देना है पेट पर, और फिर पीछे धड़ को भी पीछे मोड़ना है ताकि डबल दबाव पड़ जाए, एक तो घुटने का और दूसरा धड़ मोड़ने का। तो उससे बड़ी आंत का वाल खुलेगा। इसी तरह दोनों साइड से करना है। तो 5 आसनों को 5-5 बार आपको करना है, ठीक? हर आसन को 5-5 बार लेना है। 5 आसन कंप्लीट करने के बाद फिर जाना, 2 गिलास पानी पीना, फिर आसन करना, फिर 2 गिलास पानी पीना, इस तरह 6 गिलास समाप्त होने के बाद फिर 1-1 गिलास से चालू कर देना है। अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज क्लियर नहीं? हमारी पुस्तक है षटक्रम विज्ञान, षटक्रम। उसमें पेज नंबर 17 से लेकर 29 तक शंख पट ग्राउंड फ्लोर में पूरा यूज करेंगी। ग्राउंड फ्लोर। आप में से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको, क्योंकि इधर सब इंग्लिश लैटिन है, इंडियन लैटिन चाहिए, ऐसी महिलाएं हैं कुछ? कितनी है? 10-12 है। तो आपके लिए 2 लैटिन हम इधर, इंडियन लैटिन हमारी केवल यहां पर है नीचे, तो 2 लैटिन आपके लिए रिजर्व कर देते हैं हम।
ठीक है। महिलाओं के लिए शुरू वाली 2 लीटर 2 में कोई जेंट्स नहीं जाएगा। 10 लैट्रिन है वहां, आगे की 8 लैट्रिन जो है वो जेंट्स यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आप उसको यूज कर लेंगे। 2 गिलास पानी पीना, 5 आसनों को 5-5 बार दोहराना, फिर 2 गिलास पानी पीना, उसी तरह 5 आसन दोहराना, फिर 2 गिलास पानी पीना। ये 3 बार तो पियेंगे 2-2 गिलास, उसके बाद में फिर 1-1 गिलास। 1 गिलास पानी पीना, 5 आसनों को दोहराना, 5-5 बार करना। 8-10 गिलास होने के बाद आपको लैट्रिन जाना शुरू हो जाएगा। फिर लैट्रिन जाए, वापिस आए, कुल्ला करके फिर पानी पिए, फिर आसन शुरू कर दें। कई बार बीच में लैट्रिन जाना, मान लो आपने 2 आसन ही किए और उसके बाद लैट्रिन हो गया, आप लैट्रिन करने चले गए, तो वापिस आके कुल्ला करके जब करते हैं तो तीसरे आसन से शुरू नहीं करना कि मैंने 2 तो कर ली थे, तीसरे से करूं। पहले से ही करना है, क्योंकि इसकी थ्योरी है, जब हम पानी पी के करते हैं तो अंदर इन आसनों के द्वारा हम अपने वाल को खोलते हैं। 5 वाल है हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आसन से वाल खोलते हैं, पानी नीचे खिसकता है, फिर दूसरा वाल खोलते हैं, वो नीचे खिसकता है, तीसरा वाल खोलते हैं, वो नीचे, फिर चौथा, 5वां, इस तरह करके ये 5 आसन होते हैं उन 5 वाल को खोलने के लिए, ताकि पानी नीचे खिसक जाए। बगैर पाचन क्रिया शुरू हुए वो नीचे खिसकता चला जाए। हाँ जी, आप लोग छोड़ कर बचा रहे। बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर दबाइए, ऊपर वाला घुटना जिस दिशा में जाएगा उसके विपरीत दिशा में आपने गर्दन घुमा दी। ये किया 5-5 बार दोनों साइड से। कैमरा किसको चलाता हूँ अंदर चाहिए, अंदर तो देखना पड़ेगा। चलिए चलो मैं सफेद, फिर आप साइड बाई जाओ ना, आप उधर चले गए। बाजू कान से हटाओ, कान लगाओ। हाँ जी, पिंडी के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है वो लेडीज के लिए रिजर्व है। 1st, 2nd, 3rd, 4th जेंट्स इंग्लिश टॉयलेट के लिए, और सामने जो इंडियन टॉयलेट है इसमें पहले 2 लेडीज के लिए हमने रखे हैं, तो बाकी के 8 हम जेंट्स के लिए। अंधेरे में डरती थी बहुत, और जैसे चढ़ाई चढ़ रही हूँ तो वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाती थी। अभी मैंने इतना कवर किया है प्राणायाम से और सब चीज बंद हो जाती है तो कुछ नहीं होता। बहुत अनगिनत फायदे हैं योग से, मतलब बताया उन्होंने कि हाँ उनका नहीं सब है यो अनगिनत। मैंने डायबिटीज कम करी है भैया, 4 से 450 रहती थी, मैं बहुत कम, हाँ बहुत कम करी है मैंने। और बीपी की तो बंद ही हो गई है दवाई। डिप्रेशन में थी मैं, डिप्रेशन खत्म कर दिया। बहुत हर फायदा है, मतलब रबड़ नीति कराई जाती है। इससे इसका अभ्यास बनने के बाद में फिर हम सूत्र नीति कराएंगे। लाभ तो मैंने उससे मिलेगा। इससे क्या आँख के पास हमारा जो श्लेष्मा जमा हो जाता है उसको उखाड़ने में मदद मिलेगी, और जब हम जल नीति करेंगे तो वही मल उखड़ करके बाहर जाएगा। इधर घुमाइए, आप तेल डाल, नाक में तेल डालिए। डाल दिया। ये कर रहे हैं इनका घुमाए। हाँ देखिए, पानी रह गया तो करने दो, हो जाएगा। करो, इधर देखिए, ये नए वो भी शुरू कर रहे हैं, रुक जाओ, शुरू कर रहे हैं। नए जिनको अभ्यास है उनको रबड़ का कराते हैं। जो पुराने मेन फायदा हमें कि उसके बट है वो मारू काटते हैं। इनकी अभी तक हो नहीं क्लियर। करते जाइए आप रबड़ नीति इस सूत्र में रबड़ नीति ले जाता है वो सूत्र के। इसका अभ्यास बनने के बाद में एक इसमें छिद्र होता है एक साइड में, उसमें सूत्र को टच करके अंदर एंटर करके उसको निकाल लेंगे। आप कीजिए, आराम से करूँगी। हाँ कीजिए, आप आराम से कीजिए।
पहुंच गया, निकाल लो हाथ पकड़ के, खींचो, चलाओ चलाओ इसको, चलाइए चलाइए, तेज तेज चलाइए, डरो मत, कुछ नहीं होगा, आप चलाइए। चलो आप तो डाल दिया, दूसरी बात आँख खोलिए, से डाल के सभी इसमें डालेंगे, करवा दो, सभी कर रहे हैं, हाँ करा देता हूँ, डाल लो अपना, से डाल के बढ़िया अकेले आए हैं। ये जल नीति का नंबर आता है। इसके बाद दूसरा हाथ फेस में रखो, फेस पे थोड़ा पानी, थोड़ा हल्का हल्का हल्का, जाते टेढ़ा मत करो, गर्दन थोड़ी ऐसे कर लो, नाक से पानी आने दो। हाथ कान के ऊपर रखो ऐसे, हाँ ऐसे, ये ठीक है, कान वान आप छोड़ो ना, चंद्रभान जी आप छोड़ दो, हाथ छोड़ो, थोड़ा छोड़ो तो बैलेंस खुद बनेगा ना। ठीक है, अब इधर घुमाओ, आधा इधर, दूसरी तरफ, आधा उधर, दूसरे नमक का है ना ये पानी, हाँ सिंपल। तो आप नमक डाल लो, कोई बात नहीं, नमक वाला ले लो, नमक वाला ले लो, मैं लगा कर लो, पहले इससे कर लेने दो। करण की शुद्धि क्रिया होती है, बाहर से हम नहा धो के साबुन लगा लेते हैं, शुद्ध हो जाता है, लेकिन जब तक अंदर से मल नहीं निकलता है तब तक शुद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुंजल करते हैं, कुंजल करके पानी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद क्या नाम है, फिर करते हैं सूत नीति या रबड़ नीति। जो लोग नए होते हैं उनको रबड़ डलवाया जाता है, जो पुराने होते हैं उनको सूत से करवाया जाता है। अंदर जो हमारे गंध होता है वो बाहर निकलता है। रबड़ और सूत की क्रिया करने के बाद जल नीति कराई जाती है, लोटे से उसको नमक डाल करके पानी, गुनगुना पानी दाएं नाक से डालते हैं, फिर बाएं से निकालते हैं, बाएं से डालते हैं, दाएं से, ये होती है शुद्धि क्रिया। हाँ, जिससे पानी अंदर रह जाता है ना, तो उसको बाहर निकाला जाता है। हाँ, कपाल भाती, जिससे कि जो पानी अंदर ना रह सके, पानी अंदर ना, पानी सारा, हाँ सारा ऐसा होता है ना, उसको इसलिए किया जाता है, अगर एक दो में से हम जैसे जब जल नीति करेंगे तो 2-4 बूंद पानी हमारे दिमाग में रह जाती, मतलब मस्तिष्क की तरफ रह जाती है, अगर वो रहेगी तो फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए ये जल नीति करने के बाद में थोड़ा आगे की ओर झुक करके 10-20-50 कपाल भाती की आवृत्ति कर लेते हैं, जिससे कि जो 1-2 बूंद पानी है वो भी बाहर निकल जाता है, जिससे कि मतलब सर दर्द होने की कोई संभावना नहीं होती है। अच्छा, ये सूत्र नीति कितनी देर तक करनी पड़ती है? जैसे कि 10-15 बार, 15-20 बार आगे पीछे करेंगे तो जो हमारे नाक के पास जो मल जमा होता है ना, वहाँ से वो उखड़ जाता है, और जब जल नीति करते हैं तो जो मल उखड़ा है वो उस जल नीति के द्वारा बाहर निकल जाता है, पानी से बाहर निकल जाएगा वो। और आखिरी में शवासन किया जाता है, लेट करके शवासन में लेट जाता है, जिससे कि रेस्ट करने के लिए। इसके बहुत लाभ हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, गले के दोष दूर हो जाते हैं। किसी को जैसे कि नाक की हड्डी बड़ी हो ना, वो भी ठीक हो जाती है, साइनस जैसी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक होती है, और जैसे कि माइग्रेशन, सर में दर्द रहता है, वो उनमें लाभ मिलता है। तो इससे ये काफी लाभ मिलते हैं इस क्रिया से। और ये क्रिया डेली की करने की है, अगर डेली क्रिया करेंगे तो इससे मस्तिष्क के अवयव है वो भी सक्रिय रहते हैं, जिससे कि आदमी की पॉजिटिव सोच बनती है। कई लाभ मिलते हैं इससे। दूसरी चीज है, नए आदमी के लिए सूर्य गर्म पानी किया, 5 मिनट में रबड़ भी हो जाएगा, सूत भी हो जाएगा और जल नीति भी हो जाएगी। इसमें कोई समय नहीं लगता है, जैसे आप नहा धो लिए 5 मिनट में सब क्रिया हो जाती है। शुरू में जो लोग नए आते हैं उनके लिए एक अजीब सी चीज होती है कि भाई पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, जब 1-2 बार इनको करवा दिया जाता है तो सभी लोग ट्रेंड हो जाते हैं और सभी लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत आसान सी क्रिया है, हर कोई कर लेगा, कर सकता है। करने के बाद में खिचड़ी वगैरह खाते हैं, इसके लिए घी खाना अनिवार्य होता है ताकि पित्त वगैरह का प्रकोप ना बढ़े, क्योंकि शंख प्रक्षालन
उसमें हमारी सारी आंतें नीचे से ऊपर तक धुल जाती हैं। धुलने के बाद अगर घी का प्रयोग नहीं करेंगे तो पित्त प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए संघ प्रक्षालन के पश्चात थोड़ा सा घी मिश्रित खिचड़ी नहीं कौन कर रही है वो मानती नहीं। जो सूत्र पहले रबड़ नीति और सूत्र नीति की ना, उससे मल उखड़ा हुआ था, अब मल इससे साफ हो रहा है। जो यहाँ से सलेस्मा था ना, वो गंदा सलेस्मा वो निकल रहा है इसके द्वारा जल। अपना ऊपर का सिस्टम पूरा क्लियर हो गया। हाँ, ये नाक के आसपास जो सलेस्मा इकट्ठा वो हो रहा है, प्लस मस्तिष्क के अवयव सारे सक्रिय हो रहे हैं इससे। इससे सर दर्द वगैरह भी सांस लेने के बाद माइग्रेन के लिए बहुत लाभदायक क्रिया है। इससे माइग्रेन जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है इस क्रिया से। साइनस को ठीक करने के लिए रामबाण अवस्था है ये। साइनस को ठीक करने के लिए इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर इसका साइनस का ऑपरेशन कराते हैं और यहाँ हम बगैर ऑपरेशन के करते हैं। जो साइनस हड्डी नहीं मुड़ती, साइनस में जो मांस जमा होता है, वो मांस जमा होने से ये जो रबड़ नीति करते हैं तो वो मांस छट जाता है। और इसको हफ्ते में एक बार करेंगे तो साइनस की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है। कोई ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं होती। डेली करे तो और भी उत्तम चीज है। ये तो डेली करने की चीज है, डेली कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, इसका लाभ ही लाभ है इसके। तो अच्छा, ये जल नीति करने के पश्चात हमारे आसपास पानी के गिराते हैं ताकि पूरे यहाँ फंसी हुई जो पानी है आसपास वो सब बहाने के, उसके लिए क्रिया है। ये हाथ यहाँ रख करके ये हो गया। एक्सपीरियंस पहली बार किया है मैंने। ये विधि है पूरा इसको आप लोग जो है ज्यादा मेहनत मत करना। लघु संघ प्रचार हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप 200-250 आसन करेंगे तो आपको मसल पेन हो सकता है पहली बार, और दूसरा ज्यादा होने से फिर आपको बुखार भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा कम करेंगे, लघु संघ प्रचार हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी, सारे जिलाधिकारियों को लिख के दिया था कि अगर कोई योग में नहीं आ रहा है, ये 1.5 महीना पहले इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने, तो और उसको संग करना है तो उसको 15 दिन पहले कम से कम योग में जरूरत है कि 15 दिन में योग की क्लास आए तब उनको लेके आना। टाइम आपको 1.5 महीना पहले दे दिया था मैंने, तो आराम से 15 दिन आप करके आ सकते हैं। लेकिन वो क्लास नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस तरह करके करना है। इसमें वहाँ भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहाँ भारत के कोने कोने से, दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आम आदमी पार्टी को बने हुए 5 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, इस देश के सभी आम लोगों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आज ही के दिन 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ था। इस उपलक्ष्य पे मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत संविधान हमारे देश को दिया। आज ही के दिन कुछ वर्ष पहले मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में जितने लोग शहीद हुए
उन शहीदों को भी मैं सर झुका के नमन करता हूं। दोस्तों, आज रामलीला मैदान में आकर पुराने दिन याद आ गए। वही वाली स्टेज हुआ करती थी, अन्ना हजारे जी बैठा करते थे वहां पे, उनका अनशन चला करता था। इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़क पे थे। इस देश के लोग क्या मांग रहे थे? एक छोटी सी चीज मांग रहे थे। इस देश के लोग कह रहे थे एक कानून बना दो, जन लोकपाल बिल पास कर दो, एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए। बताओ क्या गलत कह रहे थे? हजारों हजारों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे, सारी पार्टियों से हाथ जोड़ के विनती की, सारे नेताओं से हाथ जोड़ के विनती की। उन्होंने संसद सत्र भी बुलाया, लेकिन इस देश के लोगों की बात नहीं मानी। मजाक उड़ाया इस देश के आम आदमी का। इन सारे नेताओं ने, इन सारी पार्टियों ने इस देश के आम आदमी का मजाक उड़ाया। बोले अगर हिम्मत है तो खुद ही चुनाव लड़ लो, खुद ही संसद में आ जाओ, खुद ही लोकपाल बिल पास कर दो। बहुत गिड़गिड़ाया ये आम आदमी, इस देश का आम आदमी बहुत गिड़गिड़ाया इन नेताओं के सामने, पार्टियों के सामने कि जी मेरे को चुनाव नहीं लड़ना आता, चुनाव तो आपका काम है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है चुनाव लड़ने के, ये कानून बना दो हम अपने घर चले जाएंगे, भ्रष्टाचारियों को सजा दे दो हम अपने घर चले जाएंगे। ये नेता नहीं माने, ये नेता नहीं माने। हार के, जैसे वो महाभारत में कहानी है कि सारे पांडव दुर्योधन के पास गए, बोले जी 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक के बराबर एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। उसी तरह से इस देश के आम आदमी ने इन नेताओं से मांगा कि एक लोकपाल बिल बना दो, इन्होंने नहीं माना। हार के इस देश के लोग इकट्ठे हो गए, इस देश का आम आदमी इकट्ठा हो गया। जब कुछ नहीं बचा तो आम आदमी ने इकट्ठे होके, इस देश के लोगों ने इकट्ठे होके एक अपनी पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। और जो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, जिनको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती थी, राजनीति लिखनी नहीं आती थी, ऐसे सारे फक्कड़ आदमी, अरे गहरे सारे इकट्ठे हो लिए। जैसे वो शिव जी की बारात होती है, उसमें सारे इकट्ठे हो लिए और एक आम आदमी पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, आम आदमी चुनाव लड़ा और इस देश के आम आदमियों ने सारी पार्टियों को हरा दिया, सारे नेताओं को हरा दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। पहले ही चुनाव में आम आदमी की सरकार बन गई, 49 दिन की सरकार। और क्या जलवा था उस सरकार का? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? सारा देश याद करता है उस 49 दिन की सरकार को। 49 दिन की सरकार को याद करके कहते हैं जी भ्रष्टाचार खत्म हो गया था 49 दिन में, दिल्ली से खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था? भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, आम आदमी ने करके दिखा दिया, जो 70 साल में नेता नहीं कर पाए, 70 साल में पार्टियां नहीं कर पाई, छोटे से आम आदमी ने करके दिखा दिया। 49 दिन में करके दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। लोग बताते हैं ट्रैफिक पे पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, किसी भी दफ्तर में जाते थे पैसे लेने बंद कर दिए, यूं मिनटों में काम करते थे, यूं मिनटों में। और इस देश का जो सबसे ताकतवर आदमी है, इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, इस देश का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, जिसका नाम लेने में बड़े बड़े नेताओं की जीभ लड़खड़ाती है, उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया आम आदमी ने। छोटी बात नहीं थी भाई। और जैसे ही एफआईआर करी, इनके नॉर्थ ब्लॉक की दीवारें कांपने लगी, साउथ ब्लॉक की दीवारें कांपने लगी, राष्ट्रपति भवन की, संसद की दीवारें कांपने लगी। क्या हो गया? ये क्या हो गया?
जन लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया, 49 दिन के बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और जैसे इस्तीफा दिया, मेरे को कई लोगों ने आके बताया, रेडी पटरी वालों ने बोले जी वो आए, फिर बोले वो 49 दिन के भी पैसे दो, अब बुलाओ अपने केजरीवाल को। 49 दिन के भी पैसे ले लिए, तब जनता ने कसम खाई कि आम आदमी को वापस लेके आएंगे और इस बार तो पूरा बहुमत देंगे, ऐसा बहुमत देंगे कि सारों का सफाया कर देंगे। दोबारा चुनाव हुए, 70 में से 67 सीट आई। अब ये घबरा गई, सारी पार्टियां घबरा गई। इन्होंने सोचा अगर ये आम आदमी खड़ा हो गया इस देश का, अगर ये आम आदमी या फक्कड़ आदमी अगर इस देश का खड़ा हो गया तो ये सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इनकी सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मन बनाया, इनको कुछ लो, खत्म कर दो, इनको नेस्त नाबूद कर दो इनको। इन्होंने सारी एजेंसियां छोड़ दी, इन्होंने इनकम टैक्स वाले पीछे छोड़ दिए, हमारे पीछे। हमारे जितने डोनर्स की लिस्ट है वेबसाइट पे, एक डोनर के ऊपर इन्होंने जा जाके इनकम टैक्स की रेड मारी। मेरे ऊपर 33 मुकदमे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पे 8 मुकदमे चल रहे हैं, सतेंद्र जैन पे 8 मुकदमे चल रहे हैं। हमारे 20 विधायकों को उठा के जेल के अंदर डाल दिया। हमारा हौसला नहीं तोड़ पाए, लेकिन ये सब कुछ करके देख लिया इन्होंने। इनकम टैक्स छोड़ दिया, ईडी छोड़ दिया, पुलिस वाले छोड़ दिए, सीबीआई छोड़ दी, मेरे घर पे छापा, मेरे ऑफिस में छापा मारा। मनीष के घर पे 7 घंटे तक इसकी इंटरोगेशन हुई है, मनीष सिसोदिया की। बताओ, सबसे बड़ा चोर इनको मनीष सिसोदिया ही नजर आता है पूरे देश में। सब कुछ इन्होंने करा। फिर जब नहीं बात बनी तो इन्होंने हमारी पावर छीननी चालू कर दी, हमारे से ऐसी भी छीन ली। एंटी करप्शन ब्रांच जिसको इस्तेमाल करके हमने वो जलवा करा था, एंटी करप्शन ब्रांच जिसके जरिए हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा करते थे, एक दिन केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स भेज के एंटी करप्शन ब्रांच की बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया। मुझे लगता है भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब केंद्र सरकार ने अपनी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ भेज के किसी राज्य सरकार की किसी बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करा हुआ। ऐसे है जैसे इन्होंने कोई भारत और पाकिस्तान कर दिया है। इन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया, हमारी सारी पावर छीन ली। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक चपरासी की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता। सारी पावर छीन ली हम लोगों की। लेकिन फिर भी दोस्तों, पिछले 3 साल के अंदर जो आपकी सरकार ने, आम आदमी ने करके दिखा दिया, मैं चैलेंज कर सकता हूं 70 साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना काम नहीं करके दिखाया। पिछले 3 साल की सरकार, दिल्ली में जब पिछले 3 साल में सरकार चली है, यह किसी क्रांति से कम नहीं है। क्रांतिकारी काम हुए जी पिछले 3 साल में, ईमानदारी के साथ जो 3 साल में काम हुए हैं। दिल्ली में आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में, सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। दिल्ली के लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है। दिल्ली के घर घर के अंदर हमने पानी पहुंचाया, 309 कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी। दिल्ली के अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिल रही हैं। दिल्ली के अस्पतालों में फ्री टेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो गया। आंगनवाड़ी वर्कर की तनख्वाह दुगनी कर दी, मिनिमम वेज में 40% बढ़ोतरी कर दी, गेस्ट टीचरों की तनख्वाह दुगनी कर दी, पेंशन बढ़ा के 2500 रुपए महीना कर दी। इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए, इतने काम। मैं सोच रहा था, अगर दिल्ली में बिजली इतनी सस्ती हो सकती है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती, राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती, कर्नाटक में क्यों नहीं हो सकती, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकती? अगर दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा पेंशन मिल सकती है, दिल्ली में पानी मुफ्त हो सकता है, दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है, बाकी राज्यों में नेताओं की और पार्टियों की सरकार है।
आम आदमी की तकलीफ समझता है जी। आम आदमी को पता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, दिल्ली में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 1280 रुपए। अहमदाबाद में, गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 2800 रुपए। बंबई में अगर आप बिजली 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 4000 रुपए। एक आम आदमी समझता है कि 2800 रुपए और 1280 रुपए में कितना फर्क है। अगर ये 1,500 रुपए बच जाए तो बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, बाकी राज्यों में पार्टियों की और नेताओं की सरकार है। ये सबसे बड़ा फर्क है दोस्तों। कहां से आ रहा है ये पैसा हमारे पास? हमारे से पहले कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी की सरकारें थी। जब भी उनके पास जाते थे कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आज दिल्ली की सरकार, आम आदमी की सरकार सारे काम कर रही है, इतने काम कर रही है। कहां से पैसा आ रहा है? ये ईमानदार राजनीति का कमाल है। और जितने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, एक एक बच्चे को कहना चाहता हूं मैं, ये जिस पैसे से तुम लोग पढ़ रहे हो ये देश का पैसा है। देश तुमको पढ़ा रहा है। बड़े होके कभी भी कुछ भी कर लेना, देश को मत भूल जाना तुम लोग। जितने लोगों को फ्री दवाइयां मिल रही हैं, फ्री टेस्ट हो रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं ये देश का पैसा है। जितने लोगों को फ्री टेस्ट और फ्री दवाइयां मिल रही हैं, कुछ भी हो जाए देश को मत भूल जाना। देश आपके लिए इतना कुछ कर रहा है दोस्तों। आम आदमी ने आने के बाद राजनीति के पैमाने बदल दिए। जैसा भी कई सारे लोगों ने बताया, रेड लाइट, सारी सरकारी गाड़ियों से रेड लाइट हटा दी। पहले दिल्ली में हटी, फिर उत्तर प्रदेश में ऐलान हुआ, फिर पंजाब में ऐलान हुआ, और फिर भारत सरकार ने भी शायद ऐलान कर रहा है कि सारी गाड़ियों से। मैं बार बार कहता था, हम राजनीति करने नहीं आए, हम नेपोलियन नहीं है कि हर राज्य जीतना हमारा मकसद है। हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं। अगर हमसे सीख के या हमारे दबाव में दूसरी पार्टी अपनी राजनीति बदलना चालू कर दे, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा काम आम आदमी की सरकार ने यह किया कि एक विश्वास पैदा किया आम आदमी के अंदर कि एक आम आदमी, छोटा आदमी, फक्कड़ आदमी, वो भी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है। पहले किसी भी घर में चर्चा होती थी, कहते थे राजनीति और चुनाव तो गुंडों का काम है। अब ये राजनीति में आना भी पवित्र काम हो गया, समाज सेवा का काम हो गया। ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, कम पैसों में लड़के दिखाए और चुनाव जीत के दिखाए। और 3 साल तक दिल्ली के अंदर ईमानदारी से दिल्ली की सरकार चला के दिखाई है दोस्तों। आज देश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। चारों तरफ देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये सोच रहा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना हो सकता है कि हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट दो। अगर हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान के नाम पे बट गया, हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। जो लोग इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं, वो आईएसआई के एजेंट हैं, वो राष्ट्रभक्त के चोले के अंदर देशद्रोही हैं। ये लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। जो सपने पाकिस्तान देख रहा है, जो काम आईएसआई 70
कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल के अंदर करके दिखा दिया दोस्तों। 3 साल। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जब भी कभी ऐसा मौका आए कि पार्टी के और देश के हितों के बीच में विरोधाभास हो, अगर पार्टी के हित और देश के हित आपस में टकराते हो, पार्टी को भूल जाना, देश के लिए काम करना दोस्तों। पार्टी जरूरी नहीं है, देश जरूरी है। आज सुबह से बहुत सारे बीजेपी, कांग्रेस, कई पार्टियों के लोगों के, आम लोगों के खूब बधाई संदेश आ रहे हैं। पूरे देश का आम आदमी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके मन के अंदर दिल्ली की आम आदमी की जो सरकार है, उसने जो काम किए हैं, उसके लिए श्रद्धा है, उसके लिए उसके मन में बहुत रेस्पेक्ट है। सब लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी की सरकार ने जो करके दिखाया वो आज तक किसी ने नहीं किया। सब लोग सोचने पे मजबूर हैं, बीजेपी वाले भी सोचने पे मजबूर हैं, कांग्रेस वाले भी सोचने पे मजबूर हैं। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, धीरे 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 इस देश के 120 करोड़ लोग, ये सारे मिलकर आम आदमी पार्टी बनाएंगे दोस्तों। 120 करोड़ लोग एक दिन एक साथ आएंगे। आप लोग 16 अगस्त 2011 को रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे। हम लोग इकट्ठे हुए थे यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स। ये आम आदमी की ताकत थी, आप लोगों की ताकत थी कि 2014 के अंदर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उसका फायदा क्या हुआ? आज भी बीजेपी की सरकार है, ये भी उतने ही घोटाले कर रही है। राफेल डील स्कैम, बिड़ला डायरी, पनामा पेपर, सहारा डायरी, व्यापम स्कैम, लिस्ट लगी हुई है सारे स्कैमों की दोस्तों। बीजेपी जितनी कांग्रेस भ्रष्ट थी, उसकी बाप निकली बीजेपी। और इनके टाइम में तो दोस्तों जज भी सुरक्षित नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सुनने को मिला कि जज लोया, जो कि अमित शाह का मुकदमा देख रहे थे, उनको ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर मारा गया, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर मिले मरे हुए कि एक शक होता है कि उनको मारा गया था, उनका कत्ल किया गया था, कि वो खुद मरे थे। मुझे लगता है जैसे आप लोगों ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था, इस देश के आम आदमी ने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था, ऐसे ही समय आ गया जब इस देश के आम आदमी को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद गुजरात के चुनाव हैं। कुछ दिन के बाद गुजरात के चुनाव हैं। पूरे देश की टकटकी लगी हुई है गुजरात के चुनाव पे। सारा देश दुखी है। जीएसटी ने, नोटबंदी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है। सारे लोग गुजरात की तरफ देख रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी हारे, किसी तरह से बीजेपी हारे, किसी तरह से बीजेपी हारे। मैं आज इस मंच से गुजरात के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सारे देश की तरफ देखना। आप सारे देश की आवाज, सारे देश की तमन्ना पूरी कर सकते हो। जिस दिन वोट डालने जाओ, ऐसे कैंडिडेट को वोट डालना, ऐसी पार्टी को वोट डालना जो वहां पे बीजेपी को हरा सके। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। कहीं पे आम आदमी पार्टी जीत रही हो तो आम आदमी पार्टी को दे देना, कोई और पार्टी जीत रही हो उसको दे देना, लेकिन बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2011 में हम सब लोग यहां पे भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके इकट्ठे हुए थे, लेकिन आज भी भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ। आज हम सब लोग यहां से प्रण लेके वापस जाएंगे
जब तक भारत भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक एक एक बच्चा इस देश का पढ़ लिख नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक एक एक गरीब को रोटी कपड़ा और मकान नसीब नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक इस देश में किसान आत्महत्या करनी बंद नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक व्यापारी और उद्योगपति ईमानदारी से सुख चैन से व्यापार नहीं कर सकते हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक महिलाएं और लड़कियां बेखौफ बिना डर के सड़कों पे घूम नहीं सकती, अपने घर से नहीं निकल सकती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हमारे सैनिकों को बिना पानी वाली दाल के लिए लड़ना पड़ेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जब तक पाकिस्तान के गलत कारनामों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार है दोस्तों। भारत माता की भ्रष्टाचार का एकीकरण, भ्रष्टाचार का एकीकरण। एक बार जोर से पूरे दिल से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, एक बार शंखनाद हो रहा है, जोर से शंखनाद के लिए भी तालियां बजा दीजिए। हेलो, ये संकल्प है आपका, आप लोग कहेंगे अंत होगा पाप का, ये संकल्प है आपका, ये संकल्प है आपका। जोरदार तालियों के साथ इस शंखनाद का स्वागत करिए साथियों। इस ऐतिहासिक शंखनाद के साक्षियां हम सब बने हुए हैं, आप सभी लोग जो शुरू से उठ आए हैं इस ऐतिहासिक शंखनाद के साक्षी बने हैं। ये शंखनाद है इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, इस सरकार को खाद फेंकने का शंखनाद है। जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए लहराते हुए शंखनाद का स्वागत करिए साथियों। शंखनाद है सभी लोग बैठ जाएंगे। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया है कि आप में से बहुत सारे लोग कल शाम को चले थे, पूरी रात यात्रा करके आज यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं मन में सोच रहा था कि इतनी दूर दूर से आज यहां लोग क्यों एकत्रित हुए। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मध्य प्रदेश में आज लोग इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। आज यहां पे सब लोग एकत्रित हुए हैं इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि अब आने वाले चुनाव में जो 1 साल बाद होने जा रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। पिछले 15 साल से 14 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 14 साल से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। 15 साल कम नहीं होते, 15 साल बहुत होते हैं। एक नया बच्चा अगर आज पैदा हो
तो 15 साल के अंदर 10वीं क्लास में हो जाता है। 15 साल में अगर अच्छा शासन चलाया जाए तो एक नया मध्य प्रदेश खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आज यहाँ पे मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, हर तबके से, हर समाज से लोग आए हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इन 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने कोई एक अच्छा काम करके बताया हो जो आप लोगों को याद आ रहा हो तो बता दो मेरे को। एक अच्छा काम कोई 14 साल में जो आप लोगों को याद आ रहा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर टीचर खुश है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में स्टूडेंट खुश है क्या? किसान खुश है क्या? महिलाएं खुश है क्या? आदिवासी खुश है क्या? व्यापारी खुश है क्या? मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा दुखी है। 14 साल के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को चूसने के अलावा, जैसे आप आम खाते हैं ना और गुठली चूस के फेंक देते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल के अंदर मध्य प्रदेश को चूसने के अलावा कुछ नहीं किया दोस्तों। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली का भी यही हाल था। दिल्ली में भी शीला दीक्षित की 15 साल सरकार रही थी। दिल्ली के अंदर भी लोग बहुत दुखी थे और फिर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन। आप सब लोगों ने, पूरे देश के अंदर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। आप सब लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। सारे देश के लोग सड़क के ऊपर उतर आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से एक नई पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। और दिल्ली के लोगों ने तय किया कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी है, 5 साल तुम सरकार चलाओ, फिर 5 साल हम सरकार चलाएंगे, 5 साल तुम लूटो, फिर 5 साल हम लूटेंगे। दिल्ली के लोगों ने तय किया इस जुगलबंदी को तोड़ना है। अभी तक अपने पास विकल्प नहीं होता था। बीजेपी से तंग आ जाते थे तो कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस से तंग आते थे तो बीजेपी को वोट देते थे। दिल्ली के लोगों ने तय किया इन दोनों को उखाड़ के फेंक दो, और दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। और आज दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। 2.5 साल के अंदर दिल्ली में जितने काम हुए हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 70 साल के अंदर किसी शहर में इतने काम दिखा दो जितने 2.5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर हुए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की 15 साल की सरकार और दिल्ली की 2.5 साल की सरकार, दोनों की तुलना करके देख लो किसने कितना काम करके दिखाया। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को चूस के छोड़ दिया और आज दिल्ली के लोग बड़े खुश हैं कि उन्होंने एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया। दोस्तों, आज पूरे देश में मध्य प्रदेश की चर्चा किस लिए होती है? किसी के सामने मध्य प्रदेश का नाम ले दो, सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? व्यापम घोटाला। किसी के सामने मध्य प्रदेश का नाम ले दो, सबसे पहले दिमाग में आता है व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का अपमान किया है शिवराज सिंह चौहान ने। 8 करोड़ लोगों का अपमान किया है उसने। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया उसने। व्यापम घोटाले के अंदर कितने बच्चों की, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और अब सीबीआई को लगा दिया इन्होंने लीपापोती करने के लिए, पर्दा डालने के लिए सबके ऊपर। जिन लोगों की मौत हुई, जिनका कत्ल किया गया, उनका क्या कसूर था? वो यंग लड़के लड़कियां थे, वो पेपर देने गए थे, नौकरी चाहते थे, एडमिशन चाहते थे, और उन लोगों का कत्ल कर दिया गया भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। भ्रष्टाचार किसने किया? भ्रष्टाचार नेताओं ने किया, भ्रष्टाचार मंत्रियों ने किया, भ्रष्टाचार अफसरों ने किया। उनको नहीं पकड़ रहे, लेकिन ये बेचारे लड़के लड़कियां इनका कत्ल कर दिया गया। आज पूरा मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है? पूरी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार के लिए फेमस है। और जब दिल्ली की बात आती है तो 2.5 साल की आम आदमी पार्टी
पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर किस लिए जानी जाती है? अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। आज हमारे विरोधी भी प्राइवेट में बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले भी कहते हैं, कसम खाते हैं आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की, कुछ भी हो जाए। कहते केजरीवाल लड़ता बहुत है लेकिन है कट्टर ईमानदार, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद सकती। आज पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की ईमानदारी के चर्चे हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की ईमानदारी के चर्चे हो रहे हैं। और जैसा भी इन्होंने बताया, हम अपनी तारीफ करें अच्छा नहीं लगता। केंद्र सरकार में तो हमारी सरकार नहीं है, केंद्र सरकार में तो भाजपा की सरकार है। भाजपा वालों ने सर्वे कराया। भाजपा की सरकार की एक संस्था है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी ने सर्वे कराया, भाजपा की सरकार ने सर्वे कराया। उस सर्वे में निकल के आया है कि भाजपा की केंद्र सरकार में 67% करप्शन बढ़ गया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में 81% करप्शन कम हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद की एक सरकार बता दो, एक सरकार किसी भी पार्टी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, फलानी ढिमकी, किसी पार्टी की, आजादी के बाद की एक सरकार बता दो जिसने 2-2.5 साल के अंदर 81% करप्शन कम करके दिखा दिया हो। दोस्तों, छोटी बात नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं, इसका क्या फायदा हो रहा है। दिल्ली में हमने एक पुल बनाया, 425 करोड़ रुपए का पुल बनना था, 425 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में अगर 425 करोड़ का पुल बनना होता तो कितने में बनके पूरा होता? 2000 करोड़ में बनके पूरा होता। सारा पैसा खा जाते ये लोग। दिल्ली के अंदर 425 करोड़ का पुल बनना था, हमने 300 करोड़ में पूरा कर दिया। 125 करोड़ रुपए बचा। आज तक भाई साहब भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ 425 करोड़ का पुल 300 करोड़ में बनाओ। पहली बार हो रहा है, चमत्कार हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं हमेशा कहा करता था, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश में भी जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ, क्या मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दोस्तों, अभी आलोक भाई ने आपको कई सारे आंकड़े दिए। आलोक जी ने बहुत सारे अच्छे आंकड़े दिए। उन्होंने बताया दिल्ली के अंदर बिजली की उत्पादन नहीं होता जी। दिल्ली में हम बिजली पैदा नहीं करते। दिल्ली की बिजली पूरे देश में जगह जगह से खरीदते हैं। हम मध्य प्रदेश से भी बिजली खरीदते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली का खूब उत्पादन होता है, खूब उत्पादन होता है। दिल्ली के लोग बिजली खरीदते हैं मध्य प्रदेश से। तो बताओ बिजली सस्ती कहां होनी चाहिए? बताओ बिजली सस्ती कहां होनी चाहिए? दिल्ली के लोग मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं और दिल्ली में बिजली 200 यूनिट अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हो दिल्ली में, और 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपका बिजली का बिल आता है 1370 रुपए। दिल्ली में बिजली का बिल आता है कितना आता है? 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए, 462 रुपए बिजली का बिल आता है।
दिल्ली के लोग मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं। दिल्ली में बिजली का बिल 462 रुपए, मध्य प्रदेश में बिजली का बिल 1370 रुपए। कहां जाता है ये सारा पैसा? बिजली कंपनियों की जेब में जाता है। और शिवराज सिंह चौहान चुप क्यों है? जनता जानती है, जनता सब जानती है। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली क्यों थी? हमारे से पहले शीला दीक्षित की सरकार बिजली कंपनियों की जेब में थी। आज 2.5 साल के बाद मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर करके दिखाई है। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में बिजली सस्ती चाहते हो कि नहीं चाहते? मध्य प्रदेश में बिजली सस्ती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मध्य प्रदेश के लोगों का क्या गुनाह है कि बिजली इतनी महंगी है? दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के स्कूलों की क्या हालत है? सरकारी स्कूलों की जर्जर पड़े हुए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल। क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहोगे मध्य प्रदेश में? जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों की इतनी खराब हालत थी, इतनी खराब हालत थी, किसी से पूछो कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। केवल गरीबों के बच्चे जाया करते थे। आज 2.5 साल के अंदर दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के नतीजे आए 48%, दिल्ली में सरकारी स्कूलों के नतीजे आए 88%, 88%। प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छे नतीजे आए हैं। दिल्ली में लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं, लिफ्टें लग रही हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के अंदर सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं होते, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, उनको सबसे बढ़िया शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर ये शिक्षित हो गए, बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, बड़े होकर अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अस्पतालों का क्या हाल है? मैं गया था कई अस्पतालों के अंदर, सारे अस्पताल जर्जर अवस्था में है कि नहीं है? दिल्ली के अंदर सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर हमने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। और आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सारी मशीनें काम कर रही हैं, डॉक्टर टाइम पे पहुंचते हैं और फर्स्ट क्लास इलाज होता है। दोस्तों, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अगर दिल्ली का विकास हो सकता है 2.5 साल के अंदर, तो 15 साल के अंदर मध्य प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, मध्य प्रदेश के लोगों की क्या कसूर है? मैं दोबारा आप लोगों से पूछता हूं, क्या मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छे सरकारी स्कूल मिलने चाहिए? क्या मध्य प्रदेश में बिजली सस्ती होनी चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के अस्पतालों में बिजली और टेस्ट और दवाइयां फ्री होने चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए? क्या किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम मिलने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी ये? भाजपा कर सकती है? कांग्रेस कर सकती है? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी पार्टी को अगला चुनाव लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बताइए, क्या आम आदमी पार्टी को? क्या आम आदमी पार्टी को सारी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए? सारी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए? ये चुनाव केजरीवाल नहीं लड़ेगा,
ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। आलोक अग्रवाल नहीं लड़ेगा, गोपाल राय नहीं लड़ेगा, ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? ये आपको अपने लिए लड़ना पड़ेगा चुनाव। आपको अपनी बिजली सस्ती कराने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार दूर करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको मध्य प्रदेश को बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को घर घर जाना पड़ेगा। घर घर जाके लोगों से पूछना पड़ेगा कि अगर व्यापम चाहते हो तो शिवराज सिंह चौहान को वोट दे दो। अगर भ्रष्टाचार चाहते हो शिवराज सिंह चौहान को वोट दे दो। अगर खराब स्कूल चाहते हो, महंगी बिजली चाहते हो, शिवराज सिंह चौहान को वोट दे दो। लेकिन अगर आप ईमानदार सरकार चाहते हो, सस्ती बिजली चाहते हो, अच्छे स्कूल चाहते हो, अच्छे अस्पताल चाहते हो, तो एक ईमानदार पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो, अपनी पार्टी को। दोस्तों, हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। दिल्ली का हर साल 42,000 करोड़ का बजट होता है। मैं मुख्यमंत्री हूं, सारे अफसरों को कह देता कि भाई सारे जने जो भी ठेकेदार आए 5% बजट पार्टी फंड में जमा करा देना। आजकल 5% तो बहुत कम मानते हैं। हम भी करोड़ों रुपए कमा लेते भाई साहब, 2-3 हजार करोड़ रुपए तो ऐसे कमा लेते। एक पैसा नहीं कमाया हमने। आज भी हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, मेरा बैंक अकाउंट खाली है। अगर ऐसे पैसा कमाते तो अपनी आत्मा को शक्ल नहीं दिखा सकते थे, ऊपर वाले को शक्ल नहीं दिखा सकते थे। दोस्तों, गलत तरीके से पैसा कमाने नहीं आए थे। हमारी ताकत पैसा नहीं है, हमारी ताकत आप लोग हैं, हमारी ताकत जनता है। हमारे पास पैसा नहीं है। आलोक अग्रवाल भी फक्कड़ है, गोपाल राय भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़ हूं। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। आप ही हमारी ताकत हो। जैसे दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की राजनीति बदल दी, ऐसे मध्य प्रदेश के लोगों को सबको मिलके अगले चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश की राजनीति बदलनी है, मध्य प्रदेश का भविष्य बदलना है। भारत माता की की शुद्धि क्रिया होती है। बाहर से हम नहा धो के साबुन लगा लेते हैं, शुद्ध हो जाता है, लेकिन जब तक अंदर से मल नहीं निकलता है तब तक शुद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुंजल करते हैं, कुंजल करके पानी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्या नाम है, फिर करते हैं सूत नेति या रबड़ नेति। जो लोग नए होते हैं उनको रबड़ डलवाया जाता है, जो पुराने होते हैं उनको सूत से करवाया जाता है। अंदर जो हमारे गंध होता है वो बाहर निकलता है। रबड़ और सूत की क्रिया करने के बाद जल नीति कराई जाती है। लोटे से उसको नमक डाल करके पानी, गुनगुना पानी दाएं नाक से डालते हैं, फिर बाएं से निकालते हैं, बाएं से डालते हैं, दाएं से ये होती है शुद्धि क्रिया। हाँ, जिससे पानी अंदर रह जाता है ना, तो उसको बाहर निकाला जाता है। हाँ, कपालभाति, जिससे कि जो पानी अंदर ना रह सके, पानी अंदर ना, पानी सारा ऐसा होता है ना। उसको इसलिए किया जाता है, अगर 1-2 में से हम जैसे जब जल नीति करेंगे तो 2-4 बूंद पानी हमारे दिमाग में रह मस्तिष्क की तरफ रह जाती है। अगर वो रहेगी तो फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए ये जल नीति करने के बाद में थोड़ा आगे की ओर झुक करके 10-20-50 कपालभाति की आवृत्ति कर लेते हैं, जिससे कि जो 1-2 बूंद पानी है वो भी बाहर निकल जाता है, जिससे कि मतलब सर दर्द होने की कोई संभावना नहीं होती है। अच्छा, ये सूत्र नीति कितनी देर तक करनी पड़ती है? जैसे कि 10-15 बार, 15-20 बार आगे पीछे करेंगे तो जो हमारे नाक के पास जो मल जमा होता है ना, वहाँ से वो उखड़ जाता है। और जब जल नीति करते हैं तो जो मल उखड़ा है वो उस जल नीति के द्वारा बाहर निकल जाता है, पानी से बाहर निकल जाएगा वो। और आखिरी में शवासन किया जाता है। हाँ, लेट करके शवासन में लेट जाता है। परेशान है नहीं, कर रही है वो मानती नहीं। जो सूत्र पहले रबड़ नीति और सूत्र नीति की ना, उससे मल उखड़ा हुआ था, अब मल इससे साफ हो रहा है। जो यहाँ से सलेस्मा था ना, वो गंदा सलेस्मा वो निकल रहा है इसके द्वारा जल से। अपना ऊपर का सिस्टम पूरा क्लियर हो गया। हाँ, ये नाक के आसपास जो सलेस्मा इकट्ठा वो हो रहा है, प्लस मस्तिष्क के अवयव सारे सक्रिय हो रहे हैं। तो मैन उससे मिलेगा। इससे क्या
आँख के पास हमारा जो सलेस्मा जमा हो जाता है उसको उखाड़ने में मदद मिलेगी। और जब हम जल लेती करेंगे तो वही मल उखड़ करके बाहर जाएगा। इधर देखिए, इधर घुमाइए। आप तेल डाल, नाक में तेल डालिए। डाल दिया। ये कर रहे हैं इनका घुमाए। हाँ देखिए, इधर देखिए, ये नए वो भी शुरू कर रहे हैं। रुक जाओ, शुरू कर रहे हैं। नए जिनको अभ्यास उनको रबड़ का कराते हैं। जो पुराने मेन फायदा हमें कि उसके बट है वो मर उखाड़ते हैं। इनकी अभी तो कोई नहीं क्लियर सर। करते जाइए आप रबड़ नीति हो गई। ये सूत्र में रबड़ नीति ले जाता है वो सूत्र। इसका अभ्यास बनने के बाद में एक इसमें छिद्र होता है एक साइड में, उसमें सूत्र को टच करके अंदर एंटर करके उसको निकाल लेंगे। आप कीजिए, आराम से करेंगे। हाँ कीजिए, आप आराम से कीजिए। पहुंच गया, निकाल लो हाथ पकड़ के, खींचो, चलाओ चलाओ इसको, चलाइए चलाइए, तेज चलाइए, डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलाइए। चलो अब तो डाल दिया। दूसरी बात आँख खोलिए, डाल के सभी इसमें डालेंगे, करवा दो। सभी कर रहे हैं। हाँ लगा देता हूँ, डाल लो अपना। डाल के बढ़िया अकेले आए हैं। ये जल नीति का नंबर आता है। इसके बाद दूसरा हाथ फेस पे रखो, फेस पे थोड़ा पानी, थोड़ा हल्का हल्का हल्का, ज्यादा टेढ़ा मत करो। गर्दन थोड़ी ऐसे कर लो ना, नाक से पानी हाथ कान के ऊपर रखो ऐसे, हाँ ऐसे, ये ठीक है। कान वान आप छोड़ो ना, चंद्रभान जी आप छोड़ दो, हाथ छोड़ो। थोड़ा थोड़ा का बैलेंस खुद बनेगा ना। ठीक है, अब इधर घुमाओ, आधा इधर, आधा उधर, दूसरे नमक का है ना ये पानी है। हाँ सिंपल, तो आप नमक डाल लो, कोई बात नहीं, नमक वाला ले लो। नमक वाला अंधेरे में डरती थी बहुत, और जैसे चढ़ाई चढ़ रही हूँ तो वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाती थी। अभी मैंने इतना कवर किया है प्राणायाम से और सब चीज बंद हो जाती है तो कुछ नहीं होता। बहुत अनगिनत फायदे हैं योग से, मतलब बताया उन्होंने कि हाँ नहीं सब है यो अनगिनत। मैंने डायबिटीज कम करी है भैया, 400 से 450 रहती थी, मैं बहुत कम, हाँ बहुत कम करी है मैंने। और बीपी की तो बंद ही हो गई है दवाई। डिप्रेशन में थी मैं, डिप्रेशन खत्म कर दिया। बहुत हर फायदा है मतलब।